Good morning, students. Today we will discuss about cyclotron. Cyclotron is one of the important topic from +2, and we will discuss its introduction, principle, construction, working, application and limitation. साइक्लोट्रॉन सबसे पहले होता क्या है? साइक्लोट्रॉन इज बेसिकली अ पार्टिकल एक्सेलरेटर. क्या है ये? एक पार्टिकल एक्सेलरेटर, और जो चार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है? एक्सेलरेट. चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर. ठीक है. साइक्लोट्रॉन बेसिकली दो वर्ड से बना है, साइक्लो एंड ट्रॉन. Cyclo means the repeated cyclic oscillations which the particle exhibit to attain its maximum energy. ठीक है. Cyclo represents the repeated cyclic oscillations. And what tron represent? Tron represents the heavy charged particle which it accelerates, such as proton, ड्यूट्रॉन and alpha particle and ions, some of ions, not all, some of ions which are heavy charged particles. ठीक है. Now why we need a cyclotron? हमें साइक्लोट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले हमने जो देखे हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर है, वैन डी ग्राफ जनरेटर. ठीक है. और उसके बाद लीनियर एक्सेलरेटर, जिसको हम लीनक भी बोलते हैं. ये क्या है? सारे लीनियर एक्सेलरेटर. इसमें पार्टिकल को हम एक्सेलरेट तो करते हैं बट एक सीधी लाइन में. ठीक है. लीनियर पाथ फॉलो करता है पार्टिकल. क्या करता है पार्टिकल? लीनियर पाथ फॉलो. और जो यही इसकी लिमिटेशन है जो हमने साइक्लोट्रॉन में दूर की है, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेटर की ये लिमिटेशन है कि हम अगर उसको हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करना हो तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए या बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ चाहिए. ठीक है. सिलेंड्रिकल ट्यूब्स चाहिए लंबी लंबी. बट साइक्लोट्रॉन में हमें इतना बड़ा एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि हम पार्टिकल को एक ही जगह बार बार रोटेट करके वहीं एक्सेलरेट कर लेंगे. हम उसको ज़्यादा लंबे एरिया पे भगाकर एक्सेलरेट नहीं करेंगे. ठीक है. पता चला साइक्लोट्रॉन की. अब हम पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल. नाउ वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल. साइक्लोट्रॉन बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन हैवी चार्ज पार्टिकल is made to pass through an oscillating electric field again and again, then it get accelerated with the high velocity and और हम उसको बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी हेल्प से लेकर आएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ विद हेल्प से. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन a heavy charged particle is made to pass through oscillating electric field with the help of magnetic field, then it acquires large velocity. ठीक है. अगर हम किसी पार्टिकल को ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बार बार पास करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाई. और एक चीज़ नोटिस करना, हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी यूज़ कर रहे हैं? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. Now we have discussed its introduction, principle. Now we will discuss its construction.
Now we will discuss the construction of a cyclotron. It has two strong permanent magnets which produce magnetic field B, which is from up to down direction, this direction, ठीक है, this direction. And अगर जो हमारे घर में रोटी बनाने वाला होता है, ठीक है, वैसी शेप का हमारे पास क्या है, एक मेटालिक हॉलो सिलेंड्रिकल चैम्बर. क्या है ये? मेटालिक हॉलो, ये अंदर से क्या है, हॉलो सिलेंड्रिकल चैम्बर, ठीक है. और हम एक बात गौर रखना, ये हमने मेटल का ही लेना है, ठीक है, हम किसी और का मटेरियल का नहीं ले सकते, प्लास्टिक का या किसी और का नहीं ले सकते. और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. और जो ये मेटालिक हॉलो चैम्बर है, ये अंदर से क्या है, खाली, ठीक है. और इनकी शेप डी जैसी है, तो इनको हम कहते हैं डीज. क्या कहते हैं हम इनको? डीज, मेटालिक डीज, ठीक है. तो ये D1 होगी, ये D2 होगी. और ये मेटालिक डीज एक दूसरे के साथ D1 D2 HFO के साथ कनेक्टेड है. किसके साथ कनेक्टेड है? HFO, हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर. क्या है ये? हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर. कितनी वोल्टेज का? 10⁴ वोल्ट, ठीक है. ये क्या करता है, इन मेटालिक डीज को चार्ज देता है, ठीक है. और ये एज अ हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने प्रिंसिपल में पढ़ी है. हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल और अगला नेगेटिव हाफ साइकिल. जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो D1 के ऊपर होगा चार्ज पॉजिटिव और D2 के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, ठीक है. और जब इसका सेकंड हाफ साइकिल होगा तो D1 के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव और D2 के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है. तो ऐसे ये ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है. और अब HFO हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर की वोल्टेज कितनी है? 10⁴ वोल्ट. और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अप्रोक्सीमेटली मेगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है, ठीक है. या हम कह सकते हैं कि 10 लाख ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है ये 1 सेकंड में. इसकी ऑक्सीलेशन मेगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है फ्रिक्वेंसी. और ये आप समझ रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन डीज ऐसे पड़ी हैं इस प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है. और ये जो सारा चैम्बर है ये किसके वैक्यूम में है? वैक्यूम पंप, ठीक है. ये वैक्यूम पंप के साथ कनेक्टेड है. ये सारा चैम्बर क्या है? इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड चैम्बर. और यहाँ हम जो भी चार्ज पार्टिकल हम एक्सेलरेट करना है, यहाँ हम प्रोड्यूस करेंगे आयनाइजेशन के थ्रू या किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के थ्रू जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है या प्रोटॉन, ठीक है, एमिट करता है. ऐसे हम यहाँ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे जिसको हमने एक्सेलरेट करना है, ठीक है. और अगर हम इसी फिगर को ऊपर से देखें, मतलब ऊपर से इस डी को ऊपर से देखें, तो हमें कैसा व्यू मिलेगा? ऐसा. ये है D1, ये है D2, ठीक है. यहाँ हमने चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करवाया. और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ और इधर के अंदर की तरफ, इनसाइड टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, ठीक है. सो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. जब HFO का फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो D1 के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. D2 के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? D1 टू D2. अगर जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, समझ लो ये प्रोटॉन है, तो वो भी इस साइड को क्या करेगा? मूव करेगा. और जब वो मेटालिक डी के अंदर एंटर कर जाएगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0. तो वहाँ उस पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अपना रोल निभाएगी. और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो फ्लैंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ फ्लैंग लेफ्ट हैंड in which the direction of thumb gives the direction of force and forefinger gives the direction of magnetic field and middle finger gives the direction of velocity. So in this figure the proton is moving from left to right direction. So this is the direction of proton and this is the direction of magnetic field. So force is in the upward direction. So ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगी और जिसके कारण ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है. और जब ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करने के बाद
फिर गैप में आएगा, डी इसके गैप में आएगा, तब उस टाइम जो HFO है वो अपने सेकेंड हाफ साइकिल में एंटर कर चुका होगा। और अब D1 के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और D2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ क्रिएट करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो जो चार्ज पार्टिकल है वो इस साइड एक्सेलरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, एक्सेलरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, उसको उसका पाथ डेविएट करना, पाथ डेविएट करना। सो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। और जब ये यहाँ समझ लो इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ इसकी वेलोसिटी v2। सो पहले ये एक बार एक्सेलरेट हुआ और अब ये 2 बार एक्सेलरेट हुआ, तो v2 क्या है, v2 v1 से ज़्यादा, ठीक है। और अब इसकी वेलोसिटी यहाँ से ज़्यादा होगी, जिसके कारण उसका सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता रहेगा। और जब ये अपने फाइनल ऑर्बिट में होगा तो इसका रेडियस भी मैक्सिमम होगा, इसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तब हम यहाँ डी में क्या होती है, एक विंडो होती है, यहाँ क्या होती है, विंडो। जब ये एक्सेलरेट करेगा यहाँ होती है एक विंडो, ठीक है, जिसके सामने हम टारगेट रखते हैं अपना, क्या रखते हैं, टारगेट, जहाँ भी हमने एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करवाना है, ठीक है। यहाँ विंडो से हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं डी से, और टारगेट पे वो स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इज थ्योरी। नाउ जैसे कि हम देख रहे हैं कि डी में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण जो चार्ज पार्टिकल है अपना सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। सो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इट्स सेमी सर्कुलर पाथ इन द मेटालिक डी, ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, Q V क्रॉस B, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, ठीक है। और जैसे कि हमने इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनसाइड इट, ठीक है। तो इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो v क्रॉस b क्या होगा, Q V B साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू mv² अपॉन r। सो साइन 90 होता है 1, और Q V B किसके इक्वल आ गया, mv² अपॉन r, और v के साथ एक v कैंसिल, और r कितना आ गया, mv अपॉन bq। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ hollow metallic D. From here, one thing we can notice that the radius is directly proportional to its velocity, ठीक है। जैसे जैसे इसका रेडियस इंक्रीज होगा, इसका रेडियस स्मॉल है, इसका रेडियस ज़्यादा, इसका रेडियस उससे ज़्यादा, इसका रेडियस उससे ज़्यादा, ठीक है। जैसे जैसे इसका रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज करेगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, उसका मास भी कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसका मतलब रेडियस किसके डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। इसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ। क्या आ जाता है, टाइम पीरियड, ठीक है, पार्टिकल का, किसका, पार्टिकल का। इसको हम स्मॉल t से डोनेट करते हैं। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसने सेमी सर्कुलर पाथ लिया तो डिस्टेंस कितना हुआ, पाई r, स्पीड कितनी है उसकी, v, ठीक है। अगर हम r की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दें तो t किसके इक्वल आ गया, पाई अपॉन v mv अपॉन bq, ठीक है। v के साथ v कैंसल, तो पाई m अपॉन bq। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल टू कंप्लीट द वन सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन नोटिस द वन थिंग दैट द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन r एज वेल एज v, ठीक है।
पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जितना टाइम पीरियड वो ये सेमी सर्कुलर पाथ लेने में लेगा उतना ही टाइम पीरियड वो बड़ा सेमी सर्कुलर पाथ लेने में लेगा, ठीक है। मतलब हर एक सेमी सर्कुलर पाथ के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? क्या क्या देखा था हमने, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू एंड टाइम इज इक्वल टू पाई एम अपॉन बी क्यू, ठीक है। और अब टाइम पीरियड ऑफ एच एफ ओ, टाइम पीरियड ऑफ एच एफ ओ हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर, इसको हम कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने देखा था कि एच एफ ओ क्या करता है, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके हाफ साइकिल के जो इसका टी हाफ है, ठीक है, जो इसका टी हाफ है, जो इसका पूरे टाइम पीरियड का हाफ साइकिल है, उसका हाफ किसके इक्वल है, इसके स्मॉल टी के इक्वल, ठीक है। जितने में ये एक पोलैरिटी देगा उसमें पार्टिकल को एक सेमी सर्कुलर पाथ कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑक्सीलेटर का टाइम पीरियड है वो, ठीक है, डबल है पार्टिकल के टाइम पीरियड से, ठीक है, पता चला। और अगर ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है, तभी हमारा साइक्लोट्रॉन प्रॉपर वर्क कर सकेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो हमारा साइक्लोट्रॉन वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, उसमें या तो वो गैप में पहले आ जाएगा या गैप में बाद में आएगा, ठीक है, जिसके कारण वो प्रॉपर एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन, इसे हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन, ठीक है। दिस इज अ मेन सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ अवर साइक्लोट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द एच एफ ओ कितना आया, 2 मल्टीप्लाई स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, पाई एम अपॉन बी क्यू, सो 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एच एफ ओ हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर। नाउ व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटर, फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होती है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, बी एम बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, दिस इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटर एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेगाहर्ट्ज, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेगाहर्ट्ज। नाउ वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होएगी, जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल है, होएगी हाफ एम वी मैक्सिमम के स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी यहां से, ठीक है। अब ये सारी चीज तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तब मैक्सिमम होगी जब उसका आर मैक्सिमम होगा, रेडियस मैक्सिमम होगा, वो अपने फाइनल ऑर्बिट में होगा, ठीक है। तो बी मैक्सिमम को हम क्या पुट कर सकते हैं, बी क्यू आर मैक्सिमम अपॉन एम का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब हाफ एम बी स्क्वायर, एम के साथ एम कैंसल, और ये आ गई आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एक्वायर्ड बाय द साइक्लोट्रॉन। This is the expression of maximum kinetic energy. Now we will discuss
discuss the applications of the cyclotron. साइक्लोट्रॉन की एप्लीकेशन सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले इट इज़ यूज फॉर डीएनए म्यूटेशन पर्पसेस। अगर हम किसी के जेनेटिक मटेरियल में इंटरचेंज करना, कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, तो हम चार्ज पार्टिकल के साथ कर सकते हैं। और चार्ज पार्टिकल हमारे पास एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहाँ से आएगा? साइक्लोट्रॉन से। ठीक है, दूसरा इट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाने के लिए हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके स्ट्राइक करते हैं और चार्ज पार्टिकल हमारे पास साइक्लोट्रॉन से आता है। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन है कि इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। ठीक है, किसी मटेरियल की हमने डायग्नोसिस करनी है कि वो कितना पुराना है या उसके अंदर कौन से सब्सटेंस है, किससे वो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो सारे हम साइक्लोट्रॉन के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद आ जाती हैं इसकी और इसके एडवांटेजेस हैं कि ये एप्लीकेशन और एप्लीकेशन कह लो या इसकी एडवांटेज ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेस बल्की होता है। लीनियर एक्सेलरेटर से क्या होता है? लेस बल्की। लीनियर एक्सेलरेटर बहुत सारी जगह लेकर रखते हैं और उनको हम इतनी हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट भी नहीं कर पाते चार्ज पार्टिकल को। बट हम साइक्लोट्रॉन के साथ, साइक्लोट्रॉन का क्या होता है? इट हैज़ लेस बल्की स्ट्रक्चर then linear accelerator. Now we will discuss the limitations of the cyclotron. ठीक है, जैसे हमको पता है कि साइक्लोट्रॉन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको एक्सेलरेट करेगी? चार्ज पार्टिकल को। तो इसका मतलब साइक्लोट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। सो पहली लिमिटेशन क्या है इसकी? इट इज अनेबल टू एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या करेगा? ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। इसकी दूसरी लिमिटेशन है इट कांट एक्सेलरेट particle to very high velocity। ठीक है, कंपेरेबल टू C। साइक्लोट्रॉन कभी भी पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हमने अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं अभी साइक्लोट्रॉन 10⁷ तक समझ लो इसने इसको क्या कर दिया? पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दिया। तो उसका मास एनर्जी रिलेशन m0/1 - v²/c²। दिस इज द मूविंग मास, दिस इज द मूविंग मास एंड दिस इज द रेस्ट मास। सपोज कर लो कि साइक्लोट्रॉन ने किसी पार्टिकल को 10⁷ मीटर पर सेकंड के साथ एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, और अब इसकी ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और ये इसके कंपैरिजन आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगी, और जब ये क्वांटिटी 1 में से माइनस होगी, ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी? बहुत छोटी, और इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा छोटी। और अब अगर m0 को किसी और छोटी क्वांटिटी के साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो m0 क्या आएगा? बहुत ज़्यादा हाई आएगा। ठीक है, और जिसका
जो हम यहाँ से कह सकते हैं कि m बहुत ज़्यादा हाई आएगा m0 से, अगर वेलोसिटी कंपेरेबल होगी टू c, ठीक है। और अगर वेलोसिटी सपोज कर लो हमने c ले ली, ठीक है, तो c² अपॉन c² क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो m किसके इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब अगर हम वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो उसका जो मूविंग मास है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो इसलिए हम साइक्लोट्रॉन के साथ किसी पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अब इसकी थर्ड लिमिटेशन आती है, इट कांट एक्सेलरेट द लाइट चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। इट कांट एक्सेलरेट light charged particles such as इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन इट हैज़ टू फॉलो द सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन विच इज द टाइम पीरियड ऑफ द HFO इज इक्वल टू डबल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सेम सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और जैसे R इज इक्वल टू mv अपॉन BQ है, ठीक है। अगर लाइट चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका मास क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मास बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस कम हो जाएगा तो ये देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू m अपॉन BQ, ठीक है। एक तो उसका रेडियस कम हो जाएगा और अगर मास कम हो जाएगा तो उसका स्मॉल t की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और अगर ये स्मॉल t कम हो जाएगा तो ये t के इक्वल नहीं आएगा कभी भी, जिसके कारण ये सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर उसका मास बहुत ज़्यादा कम होगा तो t की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसके कारण वो पहले ही गैप में आ जाएगा, ठीक है। अभी HFO ने अपनी फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेट नहीं की होगी बट वो पहले ही गैप में आ जाएगा, जिसके कारण ये सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के साथ ये प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। तो लाइट पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं करता क्योंकि वो जल्दी गैप में आ जाते हैं उसकी चार्ज ऑल्टर होने से पहले ही। So this is all about cyclotron, ठीक है। This is my first video on my channel, so please subscribe and like my channel. Okay guys, thank you.